हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज को जो ऑफिसर। तो ये वीडियो होने वाली है फुल कंप्लीट मैराथन। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि पहले इस मैराथन के पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ। आप लोगों को चारों सेट ABCD ये चारों सेट यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये करने के बाद अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 50 तो 100% हो जाओगे, ठीक है। और उससे 75 में आपके 50 प्लस आएंगे ही ये मैराथन देखने के बाद, ठीक है। और जो पढ़ है वो तो यार फोड़ ही दोगे, मचा दोगे। जो भी है जब भी है इसको आप एग्जाम के एक दिन पहले देखो, आज देखो या एग्जाम होने वाले ही दिन देखो, सुबह तीनों टाइम मैं बोलता हूँ देख लेना, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएंगे 100%। मैं यहाँ पे लिख के गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले यार व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर लास्ट टाइम में हम अपडेट करते रहते हैं। और भी अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ये चीज़ें यार हर किसी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले बताते हैं जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर आपके हिंदी के जो है क्लास 10th के मॉडल पेपर है, और ये मॉडल पेपर है 5 साल से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। यहाँ में मॉडल पेपर का सबसे बड़ा योगदान होता है, इस साल भी होगा। आप पेपर में जब जाओगे, पेपर में तो बोलोगे भाई क्या तगड़ी चीज़ बताई है नॉलेज गुरु वाले सर ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सही विकल्प, आपके एग्जाम में भी सही विकल्प आएंगे, और यहाँ पर जो सही विकल्प है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा कि पहला जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। किसको माना जाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि वीर नारायण सिंह को माना जाता है, ठीक है। क्योंकि यार अपने पास बोर्ड नहीं है कि यार बोर्ड में पढ़ाएंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी फैसिलिटी हमारे पास है हम करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है। तो सील की कविता में प्रयुक्त छंद है भैया, सील की कविता में क्या छंद है? तो ये आपको होना चाहिए कि बरवे छंद है, ठीक है। अगर थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा। और उसके बाद तीसरा है पगड़ी उछालना मुहावरों का अर्थ है। तो पगड़ी उछालना मतलब समझ रहे हो, पगड़ी को फेंक रहा है, तो पगड़ी उछाल रहा है मतलब क्या कर रहा है, समझ रहा है कि वो भैया यहाँ पर क्या करने वाला है, ये आपको बताना है कि पगड़ी उछालना मतलब यहाँ पर आपको निंदा करना, ठीक है। तो यहाँ पर निंदा कर रहा है वो। उसके बाद है एक था पेड़ और एक था टूट पाट की विधा है। ये कहीं ना कहीं कोई साइड पे आएगा ही आएगा, वो है निबंध विधा। तो ये समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर है मिट्टी में कलाकृतियाँ बनाना कहलाता है। मिट्टी में अगर कोई कलाकृति बनाते हो तो वो क्या कहलाता है भैया? मृणशिल्प, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डिक्टेटरी खालिस्तान भाषा का शब्द है, देशी विदेशी भाषा। तो ये है डिक्टेटरी, समझ आ रहा भैया, विदेशी भाषा है, ठीक है। तो उसके बाद टे स्वर खालिस्तान पक्षी का है, कबूतर, सूंगा, कोयल। किसका है बताओ भैया? सूंगा का है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका राजापुर में, ठीक है। खालिस्तान नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे, मंदरा जी जो है नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। शहीद वीर नारायण सिंह, ये क्वेश्चन एकदम देखना कहीं ना कहीं आ जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के खालिस्तान के रहने वाले थे, वो है भैया सोना खान, ठीक है। कोई दुर्ग भिलाई में नहीं रहा है भैया, सोना खान में रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। यहाँ पर है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है भैया? तो वो है हरिशंकर परसाई भैया की। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठी मतलब हरी, ठिठू हरी, समझ लो, ठिठू ठिठू हरी, ठिठू हरू, ऐसा समझ लो, ठीक है। देवार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है भैया? यहाँ पर एक तारा, जिसको रंझू भी कहा जाता है, ये आप यहाँ पे देख लेना। दीपावली में मौसम में गाया जाने वाला एक गीत का नाम बताओ भैया? तो सुआ गीत दिवाली में गाया जाता है भैया, सुआ नाचो, जो भी है। उसके बाद चौथा, बेरवे छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो बेरवे छंद में कितनी मात्राएं होती है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी के प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती को माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो है आंसर के साथ बताया ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ से आप एक दिन पहले भी पढ़ने बैठोगे तो यहाँ से अगर पढ़ लेते हो तो अच्छे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। असली के मनोभाव का वर्णन कीजिए भैया। अलसी के पौधे पतले होने के कारण देह पतली कमर लचीली कहा गया। जो असली के पौधा पतला है मतलब ये समझ रहे हो कि यार हाँ यार पतला है, कमर लचीली है, समझ रहे हो। अलसी मेड़ पर कहीं भी उग जाती है, इसलिए उसे अलसी हठीली कहा गया है। अलसी अब अपने हिसाब से लिख सकते हो, हमारी पतली है, इसका ये कहीं भी उग जाता है, ये अपने हिसाब से लिख सकते हो। अन्य पौधों के साथ उगती है, इसलिए मिलकर उगी है, ऐसी भावना व्यक्त की गई, ठीक है। उसके बाद बांध के हरे हरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक का क्या कहना चाहता है? तो बांध के हरे हरे पेड़ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि जिसके जीवन में समझौता नहीं, समझ नहीं, उसके जीवन ही नहीं है। हिलना डुलना, परिस्थितियों से समझौता करना ही हरा बड़ा
पेड़ बतलाता है, जिसके जीवन में जड़ता है, स्थिरता है, वह ठूंठ के समान है। ठीक है, उसके बाद लक्षण शब्द व्यक्ति को सुधारण समझिए। लक्षण शक्ति, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ, समझ रहे हो, जिस शब्द से प्रचलित अर्थ, तो वो आपके लक्षण यहाँ पर होंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर, या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर, आगे क्या है, मुख्य होकर बोध ना होकर, यहाँ पे देख रहे हो इसको, तो रुको 2 मिनट में इसको मोड़ लेता हूँ। तो यहाँ से क्या यार दिक्कत होती है कभी कभी, तो ये चीज़ें करनी पड़ती है यार, तो देख लेना इसको अच्छे से दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर है मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। ये यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या था, या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जहाँ पे बोला गया है मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उसके संबंधित, मतलब भाई तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारे भाई का इज्जत है, तो मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो। ठीक है, उसके बाद है खूब लड़ी मर्दानी, यहाँ पर इसका इज्जत नहीं है भैया, तो झांसी वाली रानी थी, शेर वनराज कहलाता है। अर्थात मुख्य अर्थ में बोधित न होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ के बोधक शब्द व्यापार शक्ति को लक्षण शब्द कहते हैं। समझ आया? ठीक है, लक्षण शक्ति से बोधित होने वाले अर्थ को लक्षण तथा लक्षण बोधक शब्द को लक्षण शब्द कहते हैं। ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद सी कुमार की माँ क्या क्या कहते कहते रो पड़ी, तो यहाँ पे बताना सी कुमार की माँ कहने लगी ये लोग दारू पीकर पंचायत करते हैं और मृत्यु भोज को अनिवार्य बताते हैं, या कहकर वह रो पड़ी। ठीक है, उसके बाद एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो जीवन में सामंजस्य स्थापित करने वाले पेड़ के समान होते हैं, जिद्दी और अड़ियल ठूंठ के समान होते हैं। पाठ के इस कथानक से शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट होती है। ठीक है, ये समझ आया। छायावादी कविता की विशेषताएं लिखिए। छायावादी प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी की प्रमुख विशेषताएं प्रकृति का मानवीकरण, व्यक्तिवाद की प्रधानता, कविता की भाषा चित्रात्मक अलंकारों की प्रधानता। ठीक है, समास विग्रह का प्रकार लिखिए। चौमासा, चौमासा का होगा भैया 4 माह, ये होगा द्विगु समास, द्विगु समास। रात दिन क्या है, रात और दिन होगा द्वंद्व समास। लंबोदर होगा लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश बहुव्रीहि समास। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर लेना आप अच्छे से। उसके बाद जिसकी नौकरी छूट चुकी है उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो लेखक नौकरी छूट जाने के कारण आर्थिक संकट में था, वह अपनी माँ को रुपए नहीं भेज पा रहा था, उसके पास बचे मात्र 9 रुपये भी जेब कतरे के पास चले गए थे, इसलिए वह नौकरी को आर्थिक संकट से जूझने के कारण यह वाक्य कहता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा भैया, जो लेखक है उसकी नौकरी छूट जाने से थोड़ा आर्थिक था और अपनी मम्मी को पैसा नहीं भेज पा रहा था, और जिसका जो 9 रुपये बचे हुए थे उसको भी जेब कतरे ने खा लिया था, तो भैया बेचारे को तो लगेगा ही ना। उसके बाद निम्न श्रुति सम भिन्नांत शब्दों के अर्थ लिखिए। किला, 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 पवन, पवन, पावन, हंसा, हंसा, कला, काला, आंसू, आंसू, दीन, दीन। तो किला मतलब होता है दूर, गिला मतलब होता है किल, पवन मतलब होगा हवा, और एक पावन मतलब होगा पवित्र। ठीक है भैया, दिख रहा ना सबको। उसके बाद है हंसा, हास्य या हंसना, हंसा हंस पक्षी या आत्मा, कला प्रतिभा, काला का रंग का नाम, आंसू द्रव या तेज या तुरंत, आंसू अश्रु, आंसू मतलब होता है तेज या तुरंत एक होता है, और आंसू मतलब ये होता है आपके रोने वाला आंसू। दिन मतलब दिवस होता है, एक दिन मतलब गरीबी होता है, जो होता है ना दीन दयाल भरोसे, ऐसा एक दिन मतलब दिवस होगा। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ, ये आपके पंक्ति है जो कि है, मैं तो सावरे के रंगराची, शादी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, कई कुमति लई साधु की संगति, भगत भू बेसाची, गाय गाय हरिके गुण निस दिन काल ब्याग तू बाची, उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची, मीरा श्री गिरधन लाल सु भगति रसली जांची। तो ये है मीराबाई जी का कथन। ठीक है, मीराबाई कहती है कि मैं अपने कृष्ण जी की रंग लगी हूँ, सच धर कर श्रृंगार करके मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज त्याग कर कृष्ण की भक्ति में नाच रही हूँ। साधु की संगति से मेरी दुर्गति कल डल गई है, मैं सच्ची भक्ति बन गई हूँ। दिन रात हरि के गुण गाकर मैं काल रूपी सांप से बच गई हूँ।
कृष्णा के बिना सारा जग नीरस लगता है, सारी बातें व्यर्थ लगती है। मीरा कहती है कि मैं गिरधर दोपाल की दासी हो गई हूँ। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है भाई। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक और, जहाँ पे बसो मेरे नैनन के नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरती सुरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारक मुरली राजत उर बेंजती माल, छंद झटिका कटी तट शोभित नुपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संकंत खुद दाई भगत बछल गोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर मीराबाई जी का कथन है कि हे कृष्ण जी, आप मेरे नैनों में समाये रहिए। आपकी सांवली सूरत मन को मोहने वाली है, नयन विशाल है, होठों पर मधुर कान छेड़ने वाली बंसी विराजमान है, गले में बेजंती की माला है, कमर में छोटी सी घंटी बजी है, पैरों की घुंघराहू के शब्द मीठे जान पड़ते हैं। मीराबाई कहती है कि मैं संतों के साथ सुख भोग रही हूँ, मेरे भक्त वत्सल गोपाल है। ठीक है भैया, तो उनके भक्त जो वत्सल है वो गोपाल है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करवा देता हूँ, भैया जूम कर दो भैया आप। और उसके बाद है यहाँ पर मजदूर के पारिवारिक का हाल कैसे होता है, मजदूर के पारिवारिक हाल जो है कैसा होता है ये आपको बताना है। तो यह मजदूर के परिश्रम से ही दुनिया मौज करती है। ठीक है ना, मैं सही बोल रहा ना ये। किंतु मजदूर के 2 बार भोजन नहीं मिलता, ना पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, ना रहने के लिए घर। मजदूर का जीवन नारकी हो गया है। उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन की स्तर को सुधारने की और ना मिल मालिकों का ध्यान है, ना ही सरकार का। तो भैया मजदूर का मतलब तो समझ रहे हैं आप, बेचारे के पास कमाता सबके लिए लेकिन रहता उसके पास बिल्कुल नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, रहन सहन नहीं है, ना उस पर कोई ध्यान देता है, सरकार भी नहीं ध्यान देता, ना उसका मालिक ध्यान देता है। और मजदूरों ने सारा सुख समाज के लिए कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है। मजदूर का जीवन कठिन हो गया है। देखो भाई, मजदूर का सारा सुख उसका मालिक है भाई, उसका मालिक पैसा देगा तो मजदूर करेगा, उसका मालिक काम देगा तो मजदूर काम करेगा। तो मजदूर के जीवन में कठिनाई बहुत होती है। ठीक है, इसलिए पढ़ो। यहाँ पर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह का दुख के अनुभव आपने किए हैं। तो भैया आपको अपने बताना है कि किसी व्यक्ति को टैक्स देना है इसलिए वह दुखी होता है, कोई बेईमानों को देखकर दुखी होता है, किसी के पास रुपयों की कमी है, किसी के पास कमरों की कमी है, कोई बिक्री से परेशान है, कोई बिजली बिल से परेशान है। सबसे दुख अलग अलग होते हैं। हमने भी टैक्स, बेईमानी, घर बिल आदि का दुख अनुभव किया। दुखी सभी हैं, दुख का स्वरूप भिन्न है। तो देखो भाई, हर आदमी के जीवन में जिसके पास पैसा है उसके पास डर है, कोई चोर मत आ जाए, जिसके पास नहीं है उसके पास पैसा चाहिए। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको हर कोई लिख सकता है और ये प्रश्न आ भी सकता है। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद आई, ये पेपर में देखने को मिलेगा। घिसा क्यों याद आई भैया? घिसा अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा भिन्न था। वह एकलव्य और अरुणी के समान गुरुभक्त था। उसने महादेवी जी को गुरु दक्षिणा में तरबूज दिया था। तरबूज खरीदने के लिए रुपए नहीं थे तो अपना कुर्ता देकर तरबूज खरीदा था। भैया अब इतना सब करेगा तो भाई उसके लिए तो प्रिय हो जाएगा भाई। उसके लिए गुरु दक्षिणा बहुत ही महत्वपूर्ण थे। घिसा अधिकारी, मातृभक्त, गुरु भक्त, जिज्ञासु बालक तथा अनुशासित विद्यार्थी था, इसलिए महादेवी जी को घिसा याद रहा। समझ रहे हो भैया, घिसा क्यों याद रहा है? ऐसे ही उसी को कोई याद रहता है नहीं है, कोई काम करता है किसी का मतलब का होता है तब याद रहता है। पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार दे दिए। तो पुरस्कार कहानी के मुख्य नायिका मधुलिका है भैया। मधुलिका ये प्रश्न आएगा ही, मधुलिका वाला। उसे अपनी भूमि से प्रेम होने के कारण बदले में राजकीय अनुदान अस्वीकार कर दिया। दूसरे के खेतों पर काम कर जीवन जमा करने लगे, किंतु अपनी मातृभूमि से उसे प्रेम था, इसलिए उसने मगध के दस्यु अरुण के आक्रमण की सूचना कौशल नरेश को देकर मातृभूमि की रक्षा की। अरुण उस पर आसक्त था, इसलिए कौशल नरेश ने उसके साथ प्राण दंड मांगा। यह मातृभूमि से प्रेम और दुश्मन से संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। तो ये भैया यहाँ पर समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पर देखने को मिलेगा आपको भाव प्रवण नृत्य कौन सा, स्पष्ट कीजिए। तो भाव प्रवण क्या होता है भैया? पंथी नृत्य भाव प्रवण नृत्य है। पंथी नृत्य जिसको बोलते हैं यहाँ पे पंथी नृत्य है तो वो भाव प्रवण है। यह पंथी संप्रदाय के भक्तों के द्वारा गाया जाता है। मंदिर की ठाप और झांझ की झनझनाहट के ध्वनि मध्य नृत्य होता है, जिनकी त्वरित ध्वनियाँ उतना ही तेज नृत्य होता है। गुरु घासीदास के सत्य की महिमा को गीतात्मक विचारों के साथ गाकर नृत्य किया जाता है, अतः यह नृत्य पूरे वातावरण को झकझोर देता है। तो पंथी नृत्य घासीदास वाले सीन में होता है भैया। तो ये आपके हैं एक भाव प्रवण नृत्य होता है। अगर पूछा भी जाएगा भाव प्रवण नृत्य क्या होता है तो पंथी नृत्य होता है भाव प्रवण आपका। ठीक है,
उसका छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की आज भी लोकप्रियता के कारण क्या है? तो छत्तीसगढ़ के जनता के बीच क्या कारण है भैया? छत्तीसगढ़ जो है शहीद वीर नारायण सिंह स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वाले पहले आदिवासी थे। उन्होंने भूमि जनता को अनाज बांटकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। लोगों में क्रांति की लहर उन्होंने ही जगाई थी। पुनः जागरण काल में उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना भी जगाई थी। उनकी वीर गाथा घर में आज भी गाई जाती है। ये तुमको करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, जानकारी में जुटाओ। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अमरकंटक क्षेत्र एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से प्राप्त खनिज बाल को ले जाया जा रहा है। इसके लिए जंगलों को काटकर रास्ते बनाए गए हैं। पहाड़ों पर आकाश झूले बनाकर खनिज ढोया जा रहा है। पहाड़ कट रहे हैं। नर्मदा की और सोन की हरियाली को उजाड़ा जा रहा है। इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव करने हेतु वैज्ञानिक विधि से खनिजों का उत्खनन और व्यापार करके प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। तो क्यों बचाना आवश्यक है ये आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर बादल तो गिरते देखा इंपॉर्टेंट है। कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भैया निर्मल पर्वत शिखर पर बादल गिरते हैं। बादल में स्थिर वाष्प कर्ण मोती जैसे ओस के समान कमल के फूलों पर गिरते हैं। वर्षा की उमस से प्रभावित पक्षी सरोवर के जल में कीड़े मकोड़े खोजते हैं। इसी सरोवर में हंस भी तैरते हैं। हवा मंद गति से बहती है। उगते सूर्य की किरणों से तालाब का कमल स्वर्णिम दिखाई देता है। रात भर अलग रहने वाले चकवा चकवी का सुबह क्रदन बंद हो जाता है। वे शैवाल का प्रणय कीड़ा करते हैं। दुर्गम घाटी में कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित होकर दौड़ते हैं। कस्तूरी ना दिखने पर चिढ़ जाते हैं। यहाँ प्रकृति भी बादलों में गिरने पर उन्मोहित हो जाती है। ये यहाँ पर है। इसके जो लिखने के तौर तरीके हैं वो थोड़ा अलग है, इसलिए आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। उसके बाद 16 नंबर में है पत्र, ठीक है। अक्षय साहित्य में अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखिए। तो भैया अपने छोटे भाई को तो यहाँ पर जो दिया होगा वो लिखना, दिनांक लिखना। उसके बाद प्रिय भाई अनुज सुभाषिस, ठीक है भैया। तो यहाँ पर अपने साहित्य के लिए होने वाले लाभ की जानकारी देते हैं अपने छोटे भाई। तो यहाँ पे आशीर्वाद देना होगा। प्रिय अनुज सुभाषिस, मैं कुशल हूँ एवं तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तुम पढ़ाई के साथ साथ साहित्य का भी अध्ययन किया करो, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो भी है अच्छा व बुरा होता है, साहित्य उसे सह्यता के साथ दिखाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर साहित्य के अध्ययन से ही समालोचनात्मक चिंतन, कल्पना शक्ति व सृजनात्मक का विकास होता है। वह हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आता है। हमारी सोच का दायरा व्यापक हो जाता है। हम समाज, रणनीति, अतीत और आसपास के परिवेश को अधिक बेहतर समझने योग्य बन जाते हैं। इसी के साथ तुम्हारा भाई अजय राज, ठीक है भैया। ये पत्र हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? पत्र के बाद आपको अथवा में भी पत्र दिया होता है। अथवा में एक अगर फॉर्मल पत्र है तो एक इनफॉर्मल पत्र आपका आना तय होता है। तो ये आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, देखो भैया, शुल्क माफ करने के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, जो भी स्कूल का नाम है, विषय लिखना है कि शुल्क माफ हेतु आवेदन पत्र महोदय लिखना है। बोलना है भैया, सविनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं A का निर्धन छात्र हूँ। एक बहुत छोटी सी खेती है मेरे पिताजी की, जिसकी कुल वार्षिक आय 4000 है। मेरे 2 भाई बहन स्थानीय कॉलेज में अध्ययनरत है। मेरे घर में केवल मेरे पिताजी ही कमाने वाले सदस्य हैं। उनकी आय से जो है, उनकी आय से, ठीक है ना, उनकी आय से हमारा गुजारा ही मुश्किल हो पाता है। अतः मेरे प्रतिमाह शिक्षण शुल्क को देने में असमर्थ है। मेरे गत वार्षिक परीक्षा अच्छे अंक की उत्तीर्ण करें। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हेतु मुझे शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं आगे पढ़ सकूं, ठीक है। उसके बाद है आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी छात्र सुनील अग्रवाल, कक्षा 10वीं A दिनांक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पत्र होगा। उसके बाद आता है भैया अपठित गद्यांश, जिसको आपको पढ़ के आंसर देने होते हैं। वो तो आप कर लोगे, ठीक है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं होगी। बस याद रखना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले दूसरे क्वेश्चंस, उसके जो आंसर्स है ना, वो पहले पैराग्राफ में आपको 2-4 लाइन में मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या है, थोड़ा ईजी पड़ जाता है। उसके बाद निबंध है। निबंध यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या क्या निबंध है।
तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखने। समय का सदुपयोग, पर्यावरण, जीवन में खेलों का महत्व। तो ये जो समय का सदुपयोग है, पर्यावरण है, जीवन में खेलों का महत्व, ये आप अच्छे से कर लेना, अपने हिसाब से लिख लेना ताकि आपके और नंबर अच्छे हो जाए। तो इस प्रकार जो है पहला आपका ये जो सेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं दूसरे सेट पर। रुकना नहीं है दोस्त, चलते रहना है। जब तक तुम चारों सेट नहीं करोगे तब तक बैठना मत। 4 सेट करने के बाद एक मज़ा ही आ जाएगा तुमको। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेट पे। तो ये है सेट बी। अब सेट बी की बात करते हैं, सेम वही चीज़ें होने वाली है, बस क्वेश्चन अलग होंगे। ठीक है, 4 सेट होंगे। अभी चलते हैं सेकंड सेट में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सही विकल्प का चयन कीजिए। भैया सही विकल्प का चयन करोगे, नहीं करोगे तो गलत आंसर होंगे। सकारा कई पिरामिडों का आकार है, गोलाकार, शंक्वाकार, सीढ़ीनुमा, आयताकार। तो क्या है आपको बताना है, सीढ़ीनुमा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है राजा रानी में समास है। तो राजा रानी में क्या समास है भाई, द्वंद्व समास है, क्योंकि राजा और रानी है तो रानी, राजा रानी में समास, द्वंद्व समास। धरती का हीरा कहलाता है भैया कौन खिलाएगा, ऑफकोर्स कौन खिलाएगा, धरती का हीरा। धरती का हीरा कहलाना है यार किसान को। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो है आपके मनुष्य हैं, लेकिन मेरे हिसाब से किसान होने चाहिए। धरती का हीरा जो है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र क्या है, तो यहाँ पर विश्व का जो सबसे बड़ा जनतंत्र है वो है आपका जनतंत्र, सबसे बड़ा जनतंत्र है विश्व का वो है भारत। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पर चंद्रगहना है। चंद्रगहना क्या है, तो चंद्रगहना एक गांव है का नाम है चंद्रगहना। ठीक है, उसका सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ खालिस्तान अलंकार होते हैं, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास है तो यहाँ पे आपको होगा अनुप्रास अलंकार। छील के बरवे छंद पाठ में है खालिस्तान का वर्णन है। छील के बरवे छंद में खालिस्तान का वर्णन है, विदाई के समय का वर्णन है। उपन्यास सम्राट खालिस्तान को कहा जाता है, तो भैया यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट खालिस्तान को मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। छायावाद में खालिस्तान का चित्रण होता है, तो छायावाद में क्या चीज़ का चित्रण होता है, प्रकृति। उसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी खालिस्तान को माना जाता है, तो ये है इंदुमती। ये जो है आएगा ही, इसको अच्छे से कर लेना इंदुमती को। ठीक है, तो उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। तो भैया यहाँ पे जीवनदायी झरना, जीवन यहाँ पर बोला गया जीवनदायी झरना के 2 किनारे कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे बताना है। तो 2 किनारे हैं, सुख और दुख। गंवार शब्द का क्या अर्थ है, तो उसका नाम है खिड़की। कन्यादान पाठ के कवि का नाम क्या है भैया, तो उसका है ऋतुराज। डॉक्टरों के पास किस बीमारी का इलाज नहीं है, तो वो है आपके टैक्स, जो इलाज नहीं है डॉक्टर के पास किस बीमारी का है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की लोक कला का महानगर किसे कहा जाता है, तो आदिवासी नृत्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लोक जो है कला का महासागर। उसके बाद है यहाँ पर अमरकंटक क्षेत्र को आम्रकूट किसने और क्यों कहा, तो अमरकंटक क्षेत्र को कालिदास ने आम्रकूट की क्या कहा, संज्ञा दी है, क्योंकि यह क्षेत्र आम के वृक्षों से आच्छादित है, वन आम। ठीक है, कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की है, तो कविता में संसार के शोरगुल से दूर एक नई सृष्टि रचने की कल्पना की गई है। विलोम शब्द लिखिए, तिमिर का होगा प्रकाश, प्रसाद का होगा पर्णकुटी। ठीक है, उसके बाद कवि ने जीवन का समानता झरने के किन रूपों में की है, सबसे शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है। कवि ने जीवन की समानता झरने से दोनों तटों बांधाव गतिशीलता जल के युवावस्था के समान मस्ती से की है। ठीक है, उसके बाद 6वां बगुला समाज में किस वर्ग का प्रतीक है और उनकी किन विशेषताओं को रेखांकित करता है। आज समाज में यह उदाहरण कितना प्रासंगिक है ये आपको दिखाना है। तो देखो भैया यहाँ पर है बगुला समाज के लोभी वर्ग का प्रतीक है। लोभी वर्ग ऊपर से बहुत सभ्य दिखता है, किंतु शोषण के समय में वह किसी प्रकार का भेद नहीं करता। ठीक है, तो अभिधा शक्ति किसे कहते हैं, ये आएगा। अभिधा शक्ति है जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द से प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। उदाहरण है अपने घर सबको प्यारा होता है, राम के पिताजी बीमार है, अयोध्या के राजा दशरथ है। इन तीनों वाक्यों का अर्थ साफ और प्रचलित है। प्रथम वाक्य का अर्थ है अपने घर में सबको प्रेम होता है या अच्छा लगता है। इसी तरह अन्य वाक्यों का भी अर्थ निश्चित है। ठीक है, उसके बाद आगे है जहाँ पर है कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या है। तो कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के पूर्व राजा किसी एक कृषक जमीन को चुन लेता था, वह महाराज का खेत हो जाता था। उसके बदले वह खेत के मालिक को वास्तविक कीमत की चौगुनी राशि
स्वर्ण मुद्रा राजकीय अनुग्रह के रूप में प्रदान करता था। खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता था, किंतु वह राजा का खेत कहा जाता था। ठीक है, समझ रहे हो, राजा का खेत कहा जाता था। उसके बाद प्रश्न 9वां जहाँ पर देखने को मिला, संधि और समास के प्रमुख अंतर क्या है। तो संधि और समास में अंतर है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और समास में 2 पदों का मेल होता है। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, समास में होता है 2 पदों का मेल। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर संधि में 2 वर्णों के मेल से वर्णगत परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में विभक्ति या कारक चिन्हों का लोप होता है। संधि के तोड़ने या अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं और समास में तोड़ने को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है भैया, एकदम नॉर्मल सा है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो नई कविता का विशेषता क्या है। तो नई कविता की विशेषता क्या है, तो सन 1953 में से इस विधा को स्थापित किया गया। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, अनुभव प्रधान कविता है, मानव की प्रतिष्ठा को बनाए रखा है, बौद्धिकता का महत्वपूर्ण स्थान है, बोलचाल की भाषा में सारंगित लेखन है। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद है कौशल का कृषि महोत्सव भारतीय जन जीवन में श्रम की स्थापना करता है। इस कथन के आधार पर भारत की सामाजिक व्यवस्था में श्रम के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। तो भैया कौशल का कृषि महोत्सव के अनुसार भारत में श्रम का विशेष महत्व है। भारत में कृपक के परिश्रम का ही फल होता है कि सारी जनता को भरपेट भोजन मिलता है। श्रमिकों के कारण श्रमिकों के कारण ही अभिजात्य वर्ग का विकास हो रहा है। श्रम का महत्व आज के महत्व विकास के युग में और अधिक प्रतिपादित हो रहा है। श्रमिक के कारण ही आज राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है। श्रमिक नहीं होते तो विकास का आधार कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें हैं उसको आप देख लेना। उसके बाद है अथवा में अंग्रेजों के दावत पर आने वाले पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटा दी है। तो उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा, अपने विचार कीजिए। तो भैया देखो भैया, अंग्रेजों के दावत पर आने वाले पहले बाबा की जलियांवाला बाग कांड की तस्वीर हटा दी थी। उसमें अंग्रेजों की क्रूरता की निशानी थी। उस तस्वीर से हमारे देशभक्त होने की अंग्रेजों को एक खबर लग जाती, या ब्रिटिश सरकार के विरोधी हैं या जानकारी भी मिल जाती। इसलिए उस तस्वीर को बाबा जी ने हटा दिया था। उस समय लोग खुलकर अंग्रेजों का विरोध करने से डरते थे। तो भैया विरोध करने के डरते थे, इसलिए ऐसा हुआ था। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मीरा ने अपनी आंखों में बसे कृष्ण की छवि का वर्णन कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो मीरा कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि कृष्ण तो मेरी आंखों में बसे हुए हैं। उनकी सांवली सूरत मन का मोह लेने वाली है। सुंदर सूरत में वे बड़ी बड़ी आंखें सुशोभित है। आपके अधोरे पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली विराजमान है। गले में वैजंती माला शोभायमान है। कमर में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई है। नुपुरों की ध्वनि रसमय है। मीराबाई कहती है कि भक्त वत्सल गोपाल का यह बाल रूप संतों का सुख और आनंद प्रदान करता है। मुझे भी संतों का अर्थ सुखदायक लगता है। ठीक है, तो ये आपने कर दिया यहाँ तक। उसके बाद है अमरकंटक ने अपनी आत्मा को नर्मदा को जन्म दिया है। पाठ के अनुसार स्पष्ट की दी। तो भैया नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। ठीक है, उसके बाद है वही का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। वहाँ से नर्मदा में अनादि काल से प्रलय काल से आज तक जल का प्रवाह बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अमरकंटक ने पहली आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये है। उसके बाद हम निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। और आप पैरों के तले एक पोखर उठ रही, इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वाबी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो इसका हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या अर्थ है। तो अर्थ तो जो भी है दिमाग होना चाहिए जो अर्थ बना सकता है, तो ये दिमाग लगाइए। उसके बाद है चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखती ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, तट जवाकर चोंच में नीले गले के डालता है। तो यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो होना चाहिए कि कवि कहते हैं कि चंद्र गहना गांव की तलहटी में एक तालाब है। तालाब में उठने वाली लहरों के साथ उसमें उगी घास भी लहरा रही है। जल का स्वच्छ तल चांदी के खंभे के समान दिखाई दे रहा है। किनारे के पत्थर पानी पीने हुए प्रतीक हो रहे हैं। उसी जल में अपने पैर रखकर बगुला ध्यान लगाए खड़ा है, किंतु मछली की आहट पाने की ध्यान भंग कर तुरंत उसे निगल जाता है। ठीक है, मछली की आहट पाते ही ध्यान जो है भंग कर तुरंत निकल जाता है। समझ रहे हो, यहाँ पे बगुला का सब है चल रहा है ये काम।
ये उसके बाद है वहाँ पे और एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल की हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी दी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। भावार्थ यहाँ पर यह है कि कवि कहते हैं कि एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया सफ़ेद पंख फैलाकर झपटकर तालाब की मछली को पकड़कर दूर आकाश में उड़ जाती है। इसी तालाब के पास ऊंची नीची समतल भूमि है जहां से रेल की पटरी गुजरती है, किंतु जब कवि वहां थे तब रेल के जाने का समय नहीं था। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा है। उसके बाद है बांध कार्य, सड़क कार्य व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस किस तरह का समस्याओं का सामना पड़ता है। ठीक है, तो बांध कार्य, सड़क कार्य व अन्य सरकारी निर्माण, ठीक है, अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों की खेती की जमीन, रहने का स्थान या रोजगार का स्थान छीन जाता है। इससे रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होती है, घर छीन जाते हैं, रहने की समस्या उत्पन्न हो जाती है भैया। तो इतने सारे जो है यहाँ पे होता है। उसके बाद है घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था। तो घिसा कक्षा लगने के पूर्व पीतल की छाया को गोबर से मिट्टी के लिपता था। महादेवी जी की शीतल पारी झाड़ पोंछ कर साफ कर यथा स्थान पर रख देता था। पेड़ की कोटर से कांच की दावत, टूटे नींब और कलम निकाल कर यथा स्थान रख देता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक को चबाने गुड़ की डली बगल में दबाकर गंगा तट पर आ जाता था और लेखिका का रास्ता देखता रहता था। जैसे ही लेखिका का नींव जो है दूर से देखता, अपने साथियों की खबर जो है सबके साथ पेड़ के नीचे आ जाता था। तो ये है सबके नीचे आ जाता था। ठीक है, उसके बाद है कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा। राजतंत्र का स्थान पर जनतंत्र की स्थापना करनी है। जनता अपना शासन स्वयं चुनेगी, इसलिए जनता के लिए सिंहासन खाली करने को कहा गया। ठीक है भैया। उसके बाद आगे है दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। दुनिया की प्रत्येक चीज़ मजदूर ने अपने हाथों से बनाई है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनवाने में मजदूर का योगदान है। देखो भैया, मजदूरों वाला योगदान 100% ये प्रश्न में से आएगा ही। उसके बाद मजदूरों ने नदियों के प्रवाह रोके, बांध बनाया, सिंचाई से भूमि को उपजाऊ बनाया, समुद्र को सुखाकर उपजाऊ भूमि बनाई, हरी भरी फसलें उगाई, केसर की क्यूरा बनाई, वनों को काटकर जोत बोकर हरा भरा किया। इस प्रकार मजदूरों ने अनेक निर्माण कार्य जिससे आज दुनिया विकसित दिखाई दे रही है। ठीक है भैया। उसके बाद है अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी के संबंधी जानकारी देते हुए अपने सहेली दोस्त को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर रायपुर दिनांक यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद प्रिय सहेली पूनम, जो भी आपकी सहेली का नाम है, सप्रेम नमस्ते होगा भैया, नमस्ते जो भी है, कैसे हो। उसके बाद है मेरी बड़ी बहन माया का विवाह देवउठनी की एकादशी के बाद होगा। घर में उसकी तैयारियाँ चल रही है। ठीक है। जीजा जी भारतीय कंपनी में कार्य है। विवाह के बाद मेरी बहन अपने पिता के साथ विदेश में कंपनी के लगवाने का प्रयास कर रही है। उनके इंटर जो है इंटरनेट पर सारी तैयारियां कर ली है। उसने इंटर जो है नेट पर सारी तैयारी कर ली है। केवल तुम लोगों के आने के मैं सूचित करता है। मेरे माता पिता मेरी बहन के साथ स्विट्जरलैंड से आएंगे। मैं यहाँ भारत में एक व्यावसायिक संस्थान में कानूनी सलाहकार जो है हूँ। शादी के 2 दिन पूर्व हम अपने घर पर रहेंगे। ठीक है, तुम विवाह में जरूर आना। घर में सबको प्रणाम, तुम्हारी सहेली रागनी। तो ये सब चीज़ें होती है भैया। पत्र वत्र में सारी चीज़ें बतानी होती है कि क्या है अपने बारे में बताओ और तुम क्या कर रहे हो ये बताओ, बात खत्म। उसके बाद यहाँ पर है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो कि टीसी के लिए होता है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है। उसके बाद है सेवा में प्रचार महोदय शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला। ठीक है। देवभोग जिला गरियाबंद। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। महोदय निवेदन है कि मेरे पिताजी का जो स्थानांतरण है वो बिलासपुर में हो गया है। मैं आपकी शाला में कक्षा 10वीं के अनियमित छात्र हूँ। मैं आगे की पढ़ाई करने अपने पिता के साथ बिलासपुर रहकर करना चाहती हूँ। मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदी रागनी अवस्थी। दिनांक जो भी है। ठीक है।
उसके बाद आपको मिलेगा ऐसा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में भैया ये पूरा पढ़ना होता है, उसके बाद यहाँ पर उत्तर देने होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे पूरा पढ़ना है, उसके बाद जो है उत्तर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर है निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 150-200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपको करना होगा भैया स्वच्छता अभियान कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर आपको महंगाई की समस्या जो है वो कर लेना। ये दोनों में से मैं हर एक मॉडल पेपर से जो जो इम्पोर्टेंट निबंध है वो भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप उसकी तैयारी बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है यहाँ पर ये खत्म होता है, और इतना पढ़ लिए होगे तो आपकी आधी तैयारी हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर हमने सी मॉडल पेपर पर। कोई ब्रेक नहीं लेना भैया, जब तक 4 सेट नहीं करोगे ब्रेक नहीं लेना, और एग्जाम के पहले दिन भी इसे देख लेना। उसके बाद हम आगे चलते हैं जहाँ पे देखने को मिलेगा कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया। तो सबसे पहले उन्होंने धान की बालियाँ लगाई है भैया, ठीक है। उसके बाद है मुरेन शब्द का अर्थ है धोती, पगड़ी, गमछा, साड़ी। तो इसका मुरेन शब्द का अर्थ होता है पगड़ी। आरसी प्रकाश सिंह की रचना है, क्या रचना है आरसी प्रकाश सिंह की, तो वो है खोटा सिक्का, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल माना जाता है, किसको माना जाता है, भक्ति काल, ठीक है। उसके बाद है आती के धोती जाति के लंगोटी का आशय है। तो क्या आशय है, यहाँ पर आपको फायदा उठाना, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया है। तो अब बात करने वाला है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो यहाँ पर है माटी वाली पाठ की विधा खालिस्तान है। कहानी है कि निबंध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है, फिर उसके बाद देखते हैं सील के बौरे छंद कविता खालिस्तान की भाषा में लिखी गई है। तो वो है छत्तीसगढ़ी भैया। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को खालिस्तान कहते हैं। तो शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को भैया प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो जनतंत्र का जन्म पाठ में खालिस्तान शब्द गुण है। तो क्या संख्या गुण है भैया, ओज गुण, ठीक है। 20 तंतु शब्द का अर्थ खालिस्तान है। तो 20 तंतु अंतर का क्या है, कीड़े मकोड़े। तो ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रश्न थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगर नौबोध के हिसाब से अपन चलेंगे तो थोड़ा अपने हिसाब से भी क्वेश्चन जहाँ पे गलत लगे वहाँ पे करेक्शन कर लेना। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। सुता से रहने से क्या लाभ है, तो समाज कल्याण। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो कौन है भैया, तुलसीदास जी हैं। छत्तीस शहीद वीर नारायण सिंह किस उम्र में जमींदार बने, तो किस उम्र में बने, 35 वर्ष में, ठीक है। फिर है गृह प्रवेश कविता किस छंद में लिखी गई है, तो किस छंद में लिखी गई है, मुक्त छंद। कल्लोलिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो नदी के लिए किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है। तो प्रेम की प्रिय भूमि निर्जन है, वनस्पति की अधिकता है, जल की निरंतर प्राप्ति होती रहती है, इसलिए कवि ने प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ बताया है, ठीक है। ये तुमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद है जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया। तो मानव जिस दिन निष्क्रिय हो जाएगा उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। निष्क्रियता या अक्रमण्यता का अर्थ है दुर्गुण या जीवन में दूर रहे या आवश्यक है। कर्मठता की कमी जीवन का अंत है। जब मनुष्य में कर्मठता समाप्त हो जाएगी वह मृत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका है। उसके बाद है लक्षण शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। तो लक्षणा शक्ति जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, शेर वनराज कहलाता है। तो यहाँ पर इसको लिखा हुआ है अर्थात मुख्य अर्थ के बोधित ना होने पर उससे संबंध रखने वाले अर्थ के बोधक शब्द व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है लक्षणा शक्ति से बोधित होने वाले अर्थ को लक्षणार्थ तथा लक्षणार्थ बोधक शब्द को लक्षण शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद घिसा का नाम घिसा क्यों पड़ा, जो कि सीजी बोर्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ये आप बिल्कुल से अच्छे से कर लेना।
कि घिसा का नाम क्या है, घिसा क्यों पड़ा। घिसा की माँ मजदूरी करने जाती तो उसे एक और लिटाकर काम में लग जाती। वह पेट से बल घिस कर माँ के पास जाने का प्रयत्न करता था, इसलिए उसका नाम घिसा पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों। तो अब फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा, क्योंकि देश का विकास करने वाले मजदूर और किसान हीर होंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो है अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, या किस अवसर के लिए कहा गया। तो भारत में जनतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए प्रजा को अभिषेक करने की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आगे क्वेश्चंस में कि प्रगतिवादी कविता की कोई 3 जो है यहाँ पर आपको क्या बताना है, विशेषताएं बताने हैं। तो विशेषताएं बताओ भैया प्रगतिवादी की। तो देखो भैया, प्रगतिवादी कविता कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। इस कविता में समाज में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। ठीक है, उसके बाद है निराला जी की कविता वाह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर मजदूर किसानों के प्रति सहानुभूति दर्शाने गई है। सामाजिक विषमता को मुख्य रूप से दर्शाया है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, कविता में जीवन के यथार्थ का चित्रण है। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद है निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। भ्रिकुटी चढ़ना, सिंहासन खाली करना, दिमाग करना। तो भ्रिकुटी चढ़ना मतलब होता है क्रोधित होना। तो भैया विशाल की परीक्षा में सफलता से उसके पिता की भ्रिकुटी चढ़ गई, मतलब जानते हो ना, दिमाग खराब हो जाना। उसके बाद है सिंहासन खाली करना, मतलब है भैया सत्ता छोड़ना। राजतंत्र के सिंहासन खाली करने पर वह प्रजातंत्र की स्थापना होती है। दिमाग चकराना मतलब कुछ समझ नहीं आना। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र देखकर सीमा का दिमाग चकराने लगा। ठीक है, उसके बाद है मीण शिल्प क्या है। मीण शिल्प मतलब ये क्वेश्चन आएगा। मीण शिल्प से कलाकृतियाँ बनाना ही मीण शिल्प कहलाता है। इस कला से न केवल शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन विकसित होकर जीवन यापन का पर्याय बनते हैं, जैसे गमला बनाना, मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां आदि बनाना। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं, जहाँ पर है राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीरा उस विष को पीते हुए क्यों हंसी, अपने विचार लिखिए। तो भैया मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर परिवार छोड़कर चली गई। राणा ने इसको लोक लाज के विरुद्ध समझा और मीरा को समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा। मीरा उस विष को कृष्ण का प्रसाद समझकर पी गए, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार कृष्ण पर मीरा का अनन्य प्रेम था, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता, मतलब अनंत प्रेम। ठीक है भैया, उसके बाद अब चलते हैं हम प्रश्न। आपके लेखक बनने के लिए शरद बाबू का क्या क्या सुझाव थे। तो भैया लेखक बनने के लिए शरद बाबू जी के सुझाव हैं कि जो लिखोगे अपने अनुभव से लिखना। शरद बाबू ने सुझाव दिए हैं कि जो लिखोगे अपने अनुभव से लिखना, किसी को दिखाने या सुनाने की आवश्यकता नहीं, लिखित साहित्य को अपने पास रखना, उसे बार बार पढ़कर संतुष्ट हो जाओ तो दूसरों को दिखाना, अपनी कलम से या अपने लेख के माध्यम से कभी किसी की बुराई मत करना, कभी किसी के उधार मत लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश के भावार्थ लिखिए। तो ये पद्यांश है, इसका भावार्थ है कि वहाँ देखो, पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम सानंद बिताते हो, तरुदल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हो, सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपने जीवन हो, उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन हो। ठीक है, तो इसका प्रत्येक जो है एक निरालापन जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर है वहाँ जो भी रूखा सूखा भोजन मिलेगा उसे ग्रहण करेंगे और उसके साथ नदी का जल पिएंगे। जहाँ हम संसार के छल कपट से व्याकुल नहीं होंगे, हमारा जीवन कविता के समान सरस और सरलता से व्यतीत होगा। वृक्षों की छाया में बैठकर हम शीतल समीर के समान गायन करेंगे। कवित्री चाहती है कि उनका जीवन नदी के शांत प्रवाह सा चलता रहे, नदी की प्रत्येक लहर में अपनेपन की भावना व्यक्त होती है। ठीक है, ये यहाँ पर देख पा रहे हो। यह जीवन कार्य है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से जल राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अनंत में, किस अंचल के उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। ठीक है,
तो उसके बाद भावार्थ है यहाँ पर, कवि कहते हैं कि मानव जीवन झरने के समान है, इस जीवन की मस्ती झरने के पानी के समान है, इस झरने के दोनों किनारे मानव जीवन के सुख दुख के समान है, जीवन में कभी नहीं मिलते, जीवन में समान, झरना भी अपने नियत मार्ग पर चलता रहता है, कब झरना पर्वत कि हृदय से फूल कब ऊपर से नीचे आया पता ही नहीं लगता, समतल धरातल अपने ही खींच लेता है। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद है गृह प्रवेश के बारे से आप क्या जानते हैं। कविता में वर्णित गृह प्रवेश का दृश्य परंपरागत रूप से समाज में होने वाले गृह प्रवेश से कितना भिन्न है। तो देखो, गृह प्रवेश का अर्थ है घर में लोगों का आना जाना, पूजा पाठ और चहल पहल से। कविता में वर्णित गृह प्रवेश परंपरागत रूप से भिन्न है। कवि घर से सूनेपन से उबरकर चिड़िया को न्योता देता है, उसे घर के अंदर बुलाने आईना लगाता है तो वह चहल पहल युक्त बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गृह प्रवेश है। उसके बाद यहाँ पर अथवा के क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा के प्रश्न देख सकते हो। अथवा के प्रश्न है कि काबर आकाश ला नापत हो, पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या आशय है। तो देखो भैया, आकाश के समान अनंत आगे की सोच को नापने में समर्थ व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो। मीराबाई की तरह अपने लक्ष्य से अगाध प्रेम रखो, ऐसा व्यवहार रखो कि छोटा बच्चा भी ललक जाए, बिछड़े लोगों को प्रेम पसीज जाए। कवि का यह संदेश है। ठीक है, उसके बाद है भाव प्रवण नित्य कौन सा है। ये भाव प्रवण वाला क्वेश्चन जो है आएगा, अच्छे से कर लेना। इसमें अथवा है विवाह के पूर्ण लड़की की मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होती है और विवाह पश्चात ससुराल में उसके कार्य का दायित्व होता है, ये भी क्वेश्चन कर लेना। अपनी माँ भाभी अथवा विवाहित बहनों के उनके अनुभव सुनिए एवं उनका लेखन कीजिए। तो भैया, विवाह के पूर्व लड़की को मायके के प्रति जिम्मेदारी कम रहती है। ठीक है, विवाह के बाद ससुराल आने में अनेक जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है। वर्तमान समय में अनेक लड़कियां नौकरी पेशा होने वाली के कारण विवाह के पूर्व भी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाती है। विवाह के बाद परिवार, नौकरी, समाज सबसे तालमेल बिठाना पड़ता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, तो उसके बाद है मधुलिका। ये क्वेश्चन आएगा, मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाले राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर किस प्रकार का जीवन निर्वाह को चुना और क्यों। तो मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाले राजकीय अनुग्रह का अस्वीकार कर दिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती और चौथे पहरी रुखी सूखी सा खाकर खड़ी रहती। उसका कहना था कि यह मेरे पूर्वजों की भूमि है, उसे बेचना अपराध है, इसलिए मुझे राजकीय अनुग्रह राशि स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे है वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई। तो वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति ये भी आएगा। असफल बनाने में देवरी के जमींदार नारायण सिंह ने के काका जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी स्मिथ को सहायता पहुंचाकर सोना खाट को नष्ट करवाया। देवरी के स्थानीय लोगों ने वीर नारायण सिंह की नीति को असफल किया। देखो, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है और जो मैं आएगा बोल रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, बाकी सबको पढ़ना ही पढ़ना है, सब कुछ याद होना चाहिए। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये प्रश्न पत्र आपका आना है, तो ये आपको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों भैया, तो यहाँ पे पूरा कर लीजिएगा। प्रति जिलाधीश रायपुर, और उसके बाद होता है महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि निकट भविष्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है, लेकिन नगर में जोर शोर की ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहे। अतः आपसे निवेदन है कि आप त्वरित आदेश निकालकर इस पर प्रतिबंध लगाएं। तो भौदी है, ठीक है, भौदी हेमंत धीवर, कक्षा 10वीं आ। ठीक है, यहाँ पर पिताजी के पत्र है, 500 रुपये पुस्तक है, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करा देते हैं भैया। तो यहाँ पर बोला गया है पिताजी को पत्र लिखिए जिससे 500 रुपये पुस्तकें और अन्य फीस आदि खर्चे के लिए मनी ऑर्डर द्वारा मंगाए। तो आनंद नगर रायपुर, दिनांक पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है ना। उसके बाद आपके निर्देशों का मैं पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ। मेरा अध्ययन नियम से चल रहा है। मेरी छमाही परीक्षा 15/9/20 से हो रही है। मुझे कुछ पुस्तकें और स्टेशनरी आदि खरीदनी है, फीस भी देनी है, अतः मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है, इसलिए कृपया
धनराशि यथाशीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा भेजने का कष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अनुज का प्यार, माता जी को सदर प्रणाम, आपका आज्ञाकारी पुत्र सुयश, पता जो है ये पता है ये आपको देखो ग्राम देवभोग, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। ठीक है भैया, उसके बाद यहाँ पर है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे 5 प्रश्नों के उत्तर दिखिए। तो ये अपठित गद्यांश है, इसकी तैयारी कर लेना अपने से। ठीक है, तो इसको पढ़ के इसके आंसर देने हैं, तो आंसर तुमको दे देने हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कैसे आंसर देने होते हैं, क्या करने होते हैं, तो बिल्कुल से टेंशन मत लेना कोई भी चीज़ों की। अब चलते हैं जो आपका अंतिम प्रश्न जो होगा। ठीक है, प्रश्न इसमें विज्ञान का चमत्कार कर लेना, संचार क्रांति कर लेना। ठीक है, और मैंने योग का महत्व तो बोला ही है, तो ये तीनों यहाँ से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बता रखी है वो यहाँ पे सेट सी में होती है, आप जो भी आपके पास है आप कर लेना। ठीक है, अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं आगे, जो कि है मेरे वीडियोस होंगे जहाँ पे मैंने पत्र जो है इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, तो उसको देख लेना। अगर सारे नहीं कर सकते तो कौन सी चीज़ें मैंने बता रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है सेट डी है, तो सेट डी की चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसके पहले जाओ भैया पानी वानी पी के आ जाओ, क्योंकि जो है ये पूरा सेट डी करेंगे, उसके बाद जो है आराम करेंगे, उसके पहले जो है आराम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पानी वानी पी के आ जाना, तब तक स्टॉप कर लेना। ऐसा नहीं कि यार वीडियो चल रही है तो मैं स्टॉप नहीं कर रहे हो। तो आगे चलते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, जो कि है पहला एमसीक्यू प्रश्न है, गृह प्रवेश कवितावाद से संबंधित है। तो 2 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर गृह प्रवेश जो प्रतीकावाद से संबंधित है ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आगे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, गृह प्रवेश कवितावाद से संबंधित है। तो छायावाद है, यथार्थवाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है। तो क्या वाद है आपको लिखना, तो ये है प्रयोगवाद। ठीक है, पावस शब्द का अर्थ है, पावस शब्द का क्या अर्थ है भैया, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो वर्षा ऋतु। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कस्तूरी मृग के अंग में समाहित है, मस्तक, हृदय, कंठ, नाभि। तो कस्तूरी मृग के अंग में क्या समाहित है आपको बताना है, वो है यहाँ पर नाभि। ठीक है, ये जिंदगी फिर चमक जाए के कवि का नाम है। तो ये जिंदगी फिर चमक जाए कवि का क्या नाम है भैया, कवि का नाम है भगवती लाल सेन। उसके बाद है मरिया प्रथा का अभिप्राय है, मरिया प्रथा का क्या अभिप्राय है, मृत्यु भोज। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मॉन्टेस्क्यू खालिस्तान के राजनीतिक विचारक हैं। तो देखो भैया नाम से ही बाहर लग रहा है, फ्रांस का है ये। उसके बाद है मार्टी वाली खालिस्तान की रहने वाली थी। टिहरी कुश्मी कहाँ की रहने वाली थी, तो टिहरी। उसके बाद चिड़ियों को अंतापुर में बुलाने के लिए कवि खालिस्तान को टांगता है, तो क्या टांगता है, आईना को टांगता है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य खालिस्तान है, तो यहाँ पर है पद्मावत। ठीक है, उसके बाद है शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले की फांसी दी गई, तो वो है रायपुर जिले। ठीक, कहाँ जिले, रायपुर जिले में फांसी दी गई है। तो ये आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद यहाँ पर है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखो। 7 कविता में किसकी कल्पना की गई है, तो वो है शांतिपूर्व जीवन। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत की 3 रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको वीणा, गुंजन और पल्लव लिखना है। नौकरी दिलाने के नाम पर शिव कुमार के साथ छल किसने किया, तो किसने किया था भैया, राम नगीना सिंह ने। ठीक है, उसके बाद चौथा है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, तो शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो तुरतुरा में कौन से ऋषि का आश्रम है, तो महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी का है सब कुछ। तो ये यहाँ पे आपने कर लिया। उसके बाद है घर धीरे धीरे घर बन रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। घर धीरे धीरे घर बन रहा है, या पंक्ति घर में किन बदलाव और उम्मीदों को संकेत देती है। तो यहाँ पर आपको जो है प्रश्न दिख रहे होंगे इस पंक्ति। ठीक है, जो है यहाँ पर इस पंक्ति में घर का सूनापन दूर होने, चिड़िया द्वारा श्रृंगार करने के लिए आने से घर की चहल पहल बढ़ने की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, दुब्बर बर दू आषाढ़ होगे का क्या मतलब है, तो भैया दुखित व्यक्ति का दुखित होना, यह इस कहावत का मतलब है। शिव कुमार के लिए यह लागू होती है। ठीक है, उसके बाद वीर नारायण सिंह में कौन सी मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, तो वीर नारायण सिंह के मानवीय मूल्य हैं धर्म, परायणता,
मृदुभाषी एवं मिलनसार, परोपकारी, जन समस्याओं का समाधान करना, परोपकारों के पालक। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो। उसके बाद है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो कि है, घर के मालकिन ने पीतल के गिलासों को अभी तक संभाल कर क्यों रखा है? तो पुरखों की दाढ़ी कमाई से खरीदे गए बर्तन व मिट्टी मोल बेचना नहीं चाहती थी, इसलिए घर की मालकिन ने पीतल के गिलासों की सभी जो है अभी तक संभाल कर रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृढ़ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। दृढ़ता और जड़ता के फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो दृढ़ता अपने आप में पूर्ण होना या स्पष्ट होना है, किंतु जड़ता गिद्ध और अड़ियलता की निशानी है। इस पाठ के लेखक ने जीवन को दृढ़ और आत्मा को जड़ बताया है। ठीक है, उसके बाद है 7वां क्वेश्चन जो कि है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है? तो भैया लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतिम पूंजी देने जैसा दुख इसलिए हो रहा है कि वह सदा के लिए दूसरों की हो जाएगी, माता पिता उस पर अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट नहीं होते, रस परिपाक होने तक बने रहते हैं, किंतु संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह क्षण क्षण में बनते मिटते रहते हैं। दूसरा है, प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है तथा वह निश्चित होता है, किंतु संचारी भाव निश्चित नहीं होता है। एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसलिए संचारी भाव को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है, जबकि संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद है, स्थायी भाव की तुलना सरोवर में स्थित जल के साथ की जाती है, जबकि संचारी भाव की तुलना पानी में उठने वाली लहरों के साथ की जाती है। तो ये भी तुम देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसी विवाह, ठीक है, किसी विवाह या उत्सव के आयोजन को खत्म होने के बाद आप जो दृश्य देखते हैं और आपके मन में जो भाव उभरते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो विवाह या उत्सव के बाद वातावरण में नीरवता छा जाती है। चहल पहल समाप्त होने के बाद अब आलस्य युक्त दिखता है। मन में रिक्तता या उदासी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भैया आप समझ रहे हो इन चीज़ों को। उसके बाद है प्रयोगवादी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद की कोई 3 विशेषताएं लिखें। तो प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं, घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद। प्रयोगीवादी कविता के लेखक अपने अहनिष्ठ व्यक्तिवाद की अभिव्यंजना करते हैं। सामाजिक जीवन के साथ वे सामंजस्य नहीं रखते, ये आत्म विज्ञापन ही अधिक करते हैं। उसके बाद है नग्न यथार्थवाद। यह कविता में अति नग्न यथार्थवाद का भी चित्रण किया। जिस वस्तु को श्रेष्ठ साहित्य अश्लील और अस्वस्थ समझकर संयम बरतता है, उसी वासना एवं वर्जनाओं की खुलकर अभिव्यक्ति करने की प्रयोगवादी नहीं हिचकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अतिबौद्धता। तो अतिबौद्धता क्या होता है? अतिबौद्धता होता है प्रयोगवादी कविता में बौद्धिक व्यायाम की उछल कूद ज़्यादा है, अनुभूति और रागात्मकता की कमी है। ठीक है, तो उसके बाद है अतिबौद्धता। प्रयोगवादी कविता में बौद्धिक व्यायाम की उछल कूद ज़्यादा है, अनुभूति और रागात्मकता की कमी है। प्रयोगवादी कवि पाठक के हृदय को तरंगित नहीं करते, अपितु मस्तिष्क को कुदरते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा रीति काव्य की आवृत्ति। प्रयोगवादी कवि रीतिबद्ध सिंगारी कवि की जुगुप्सत कुटनाव और काम वासनाओं की ही अर्थ शून्य अभिव्यक्ति से संलग्न रहते हैं। इसमें यत्र तत्र दमन ग्रंथि और बिंबों को भूल भुलैया, ये क्वेश्चन को कर लेना आएगा। ठीक है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया, ऐसा क्यों कहा गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अमरकंटक ने निकली नर्मदा नदी भव्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे असंख्य आम, जामुन और सरी के पेड़ हैं। ऋषि मुनियों की यहाँ तपोभूमि है। नर्मदा के उद्गम से मुहाने तक परिक्रमा की जा सकती है। मध्य भारत से गुजरता कृषि और उद्योगों का यह आधार है। इसके किनारे बॉक्साइट की भंडार है। नर्मदा के जबलपुर के संगमरमर का विश्व प्रसिद्ध किनियान बनाया है इसने। तो यहाँ पे फिर देखने वाले हैं अपन लोग
सबसे जो है इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीतों गायकों के नाम। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जो है लोकगीत गायकों के नाम है वो लाला फूलचंद श्रीवास्तव है, भैया लाल हेडाव है, बैतल राम साहू है, उसके बाद है पंचराम मिर्जा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, कोदूराम वर्मा, सी कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुमको देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें आपको समझ आ रही है ना भैया? समझ आ रही है तो हाँ लिख देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना यार। सबका विकास सबका सार होना चाहिए। उसके बाद है कहानी में सी कुमार को भूखंड ने पुलिस की नौकरी करने की सलाह दी ताकि वो ठाठ से रह सके। अपने साथियों की चर्चा चाहिए कि यह क्या बनना चाहते हैं और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे अपने साथियों से चर्चा करना भैया कि भूखंड के कहने पर सी कुमार पुलिस की भर्ती हम अपने साथियों को यह निर्देश देवे कि अपनी संपत्ति बेचकर नौकरी ना करें, अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त जो है यहाँ पर करें, अपनी योग्यता से जो भी बनना चाहे वो उसके लिए प्रयास करें और जो भी बनना है शिक्षा और योग्यता के आधार पर ले लें। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। जीवन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है एक आदर्श व्यक्ति की? तो एक आदर्श व्यक्ति की जीवन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है ये आपको बताना है। जो कि है एक जीवन व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं: सामंजस्यपूर्ण व्यवहार, सामंजस्यवादी विचारधारा, समय असमय पर दृढ़ विचार, बाज के पेड़ के जो यहाँ पर समान लचीलापन, परोपकार की भावना, जीवन में अस्थिरता का ज्ञान, सत्य की सिद्धार्थ का दृढ़। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है बरवे छंद की परिभाषा। तो बरवे छंद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद है यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों पहले व तीसरे चरण में 12-12 एवं सम चरण दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राओं की यति से 19 मात्राएं होती है। अंतिम लघु गुरु लघु मात्राएं होती है। ठीक है, तो ये है यह परे है काज राउत हाट 12+ अरे कौआ बैठे कौआ भाट, तो ये है 12++7। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखना। उसके बाद यहाँ पर रूपक अलंकार की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप जो है हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, अथवा जब तक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए या जहाँ तुलना से उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले तब रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद रूपक अलंकार की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि चरण कमल बद्धो, तो यहाँ पर है चरण कमल बद्धो हरि राय, मैं भगवान रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। यहाँ चरण उपमय व कमल उपमान का आरोप है। बंदो गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुभाष सरस अनुराग, यहाँ पर पदुम अर्थात कमल का आरोप किया गया है। उदाहरण 3 है अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ उसका पंथ। ठीक है, चौथा है सरस चरण सरोज प्रखारन लागा। उसके बाद है यहाँ पर निम्नांकित का आशय स्पष्ट करना है। तो ये जो चीज़ें आपको दी है इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो क्या है उसके बाद इसमें अथवा है, तो यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट करने वाली चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। दूर की दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश के झर रही है, चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छियाँ छिलोती और धम चौकड़ी मची है, बादल आसमान ही बरस रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसके बाद हम लोग कि लेखक कहते हैं कि अमरकंटक जाते समय दूर ही सोन नदी की धारा चांदी के समान ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। एक और अमरकंटक के अचल पर्वत और दूसरी ओर बादलों की गर्जना चमक और आंख मिचोली देखने योग्य है। ठीक है, तो उसके बाद अथवा में यहाँ पे पूछा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एकांती व्यक्ति का घर और एक परिवार वाले घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर एकांकी व्यक्ति का घर सूना होता है, परिवार वाले घर की चहल बनी रहती है। एकांकी व्यक्ति का घर व्यवस्थित रहता है, परिवार वाले का अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, एकांकी व्यक्ति के घर रची चीज़ें तुरंत मिल जाती है, परिवार वाले घर में ढूंढना पड़ता है। एकांकी घर में सहयोग का अभाव होता है, परिवार के सहयोग होता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद भावार्थ यहाँ पे स्पष्ट करने वाला चीज़ है कि भाव स्पष्ट करना है आपको, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है अमल धवलगिरी के
शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अपने शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने निर्मल श्वेत पर्वत की चोटिलों पर बादल को घिरते देखा है उन बादलों में से। तो फिर उसके बाद है मेड़ पर इस खेत में बैठा अकेला, एक बीते के बराबर या हरा ठींगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी अठीली, देह की पतली जो है देह की पतली कमर सी की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दु हृदय का दान उसको। ठीक है, तो यहाँ पर खेत को मेड़ पर बैठकर अकेले में कवि जो दृश्य देखा है उसका वर्णन कर रहे हैं। खेत में यह बलिष्ठ नाप के चने के पौधे उगे हैं, ऐसा लगता है मानो उसके सिर पर गुलाबी फूल जो है यहाँ पर की पगड़ी सजी हुई है, उसके पास अलसी के पतली कमर के पौधे उगे हैं, उन पर खिले नीले फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो जो उन्हें छुएगा उस पर उसका हृदय न्योछल कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पर 16 है, क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये है प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, विषय है अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में। महोदय निवेदन है कि मेरे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की जो अंक सूची है वो खोजिए, कि इम्पोर्टेंट ये पत्र है। तो मैंने यहाँ परीक्षा सन 2015 में दी थी, मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें, इसके लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपये, बैंक चालान नंबर जो भी है उसके पास नाम भेज रहा हूँ, मुझे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है। तो आपका जो जानकारी है कंप्लीट दोगे तभी वो आपको देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पर लिख देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर अथवा में है दुर्ग निगम, ये भी इंपॉर्टेंट है, दुर्ग नगर निगम के अध्यक्ष के पास एक शिकायती पत्र लिखे जिसके मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में शिकायत की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर शिकायती पत्र लिखना है। तो ये है प्रति अध्यक्ष नगर निगम दुर्ग, मोहल्ले में सफाई न होने बाबत महोदय निवेदन है कि हम केलाबाड़ी के निवासी सफाई की अव्यवस्था से बहुत तंग आ गए हैं। यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती है, सड़कें झाड़ी नहीं जाती है, जगह जगह कचरों का ढेर है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ढेर है, उसके बाद है ढेर लगा रहता है। ठीक है, नालियों का पानी बहकर सड़कों पर फैल जाता है, दुर्गंध एवं मच्छरों के फैलाव से मोहल्ले वासियों को जीना हराम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है अतः श्रीमान से निवेदन है कि अविलंब इस मोहल्ले जो है अविलंब इस मोहल्ले की साफ सफाई के लिए अपने विभाग को आदेश देवे, इस हेतु तत्काल उपाय नहीं किए गए तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। आशा है कि आप हम लोगों के निवेदन पर तत्काल ध्यान देंगे। निवेदन मोहल्ले के नागरिकगण दुर्ग। ठीक है, इसके बाद एक अपठित गद्यांश होगा, हर किसी में आएगा, उसको पढ़ के आपको आंसर देने होते। ठीक है, तो ऐसे आंसर्स आप दे लेना, हो सके तो ये अपठित गद्यांश में दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद इसके आंसर दे देना। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे निबंध में, जहाँ पे छात्र जीवन अनुशासन स्वच्छ भारत। तो यहाँ पे आपको यार छात्र जीवन अनुशासन और स्वच्छ भारत कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे शिक्षक बेरोजगारी, अगर मैं सब में 3 जो इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ, लेकिन पत्र जो इंपॉर्टेंट देखना है और लेटर इंपॉर्टेंट देखना है तो हमारे वीडियोस डल चुके हैं पहले ही, उस पर देख लेना। जो भी 1-2 आप निबंध लिखोगे तो इस प्रकार जो है 4 सेट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और इतनी की तैयारी करते हो तो पास तुम 100% हो जाओगे। ठीक है, और उससे भी अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं आपको। और इस प्रकार जो है हम यहाँ पर जो है ख़त्म करते हैं। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।